मैक्स की बात सुनकर आशी ने इधर-उधर नजर घुमाई और याना और नताशा को गायब देखकर कहा, याना को तो मैंने 2 दिनों से नहीं देखा और नताशा शायद अपने कमरे में होगी। लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो? क्या कोई परेशानी है? मैक्स ने घबराते हुए जवाब दिया, परेशानी है क्वीन। जंगल की तरफ हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड जो पेट्रोलिंग कर रहा था, उसने सूचना दी है कि उसने एक लड़की को जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लड़की रुकी ही नहीं और जंगल की गहराई में कहीं खो गई। हमें डर है कि वह उन 2 लड़कियों में से ही एक कोई है, या तो याना या मास्टर रॉकी सर की वाइफ नताशा। लेकिन मैं यह कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि वह कौन है, पर जो भी हो वह बहुत बड़े खतरे में है। शाम होने वाली है, मैक्स ने चिंताजनक स्वर में आगे कहा। यह जंगली काफी खतरनाक है, वहां जंगली जानवर रहते हैं। यह सुनकर आशी और घर के अन्य सदस्य स्तंभ रह गए। आशी ने चिंता और गुस्से में मैक्स की ओर देखा और कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी सिक्योरिटी क्या कर रही थी जब तुम जानते हो कि यह जंगली इलाका इतना खतरनाक है? तो तुम लोगों ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया? मैक्स ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, क्वीन, सिक्योरिटी के इंतजाम काफी टाइट थे, लेकिन कुछ दिन पहले जो तूफान आया था, उसने जंगल और फार्म हाउस को अलग करने वाली लोहे और कांटों की जालियों को बर्बाद कर दिया। उनकी मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, इसलिए हमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। मैंने कई सिक्योरिटी गार्ड बॉर्डर पर तैनात किए थे ताकि कोई गलती से भी जंगल में ना जाए। फिर भी यह हादसा हो गया। मैं माफी चाहता हूँ, शायद गलती हमारी है। आशी यह सुनकर और भी अधिक परेशान हो गई। तभी राहुल ने मैक्स से पूछा, तुमने इस बारे में क्रिश और राका को सूचना दी है? यह पता करो कि वह लड़की कौन है और उसे ढूंढने के लिए तुरंत कुछ इंतजाम करो। वह किसी मुसीबत में फंस सकती है। अब जाओ, मैक्स। यस सर कहते हुए मैक्स वहां से चला गया। उसने तुरंत फोन निकालकर राका और क्रिश को घटना की जानकारी दी। राका ने मैक्स को बताया, याना मेरे पास है, वह एक जरूरी काम से आई थी और पूरी तरह सुरक्षित है। यह सुनकर मैक्स को पक्का हो गया कि जंगल में गई हुई लड़की नताशा है। उसने चिंतित होकर कहा, इसका मतलब वह लड़की नताशा है। वह बहुत बड़े खतरे में है। नताशा के खतरे में होने की खबर सुनते ही राका ने अपना सारा काम छोड़कर मैक्स की मदद करने के लिए फार्म हाउस की ओर निकलने का फैसला किया। वहीं जब क्रिश को भी यह जानकारी मिली, तो वह तुरंत अपने सभी काम छोड़कर तेजी से फार्म हाउस की ओर रवाना हो गया। तभी राहुल ने मैक्स से पूछा, क्या तुमने इस बात की पुष्टि की है कि नताशा किस दिशा में गई है और क्या कोई उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है? सभी चुपचाप खड़े थे और मैक्स की बात सुनने के लिए तैयार थे। तभी राहुल ने गंभीरता से पूछा, मैक्स, तुम्हें पता चला कौन है वह लड़की? वह कैसी है? क्या वह ठीक है? मैक्स ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, यस सर, हमें पता चल चुका है कि वह लड़की कौन है। वह मास्टर रॉकी की वाइफ है, नताशा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तंभ रह गए। ऐना का मुंह खुला का खुला रह गया। आशी को जैसे एक बड़ा झटका लगा। अपनी बहन को खतरे में जाकर अथर्व के हाथ पैर कांपने लगे। वह झटके से पीछे गिरने वाला था कि समर ने उसे संभाल लिया। संभालो खुद को अथर्व, से समर ने कहा, लेकिन अथर्व अपनी आंखों में आंसू लिए घबराते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी नकटू फिर से नहीं। यह सुनकर आशी की आंखों से आंसू बहने लगे। रॉकी जो वहां खड़ा था, स्तंभ होकर धड़ाम से गिर पड़ा। उसे भी यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं लगी।
आशी खुद से गुदगुदाई, आखिर ऐसा क्या हुआ नताशा के साथ जो वह बिना सोचे समझे जंगल की तरफ भाग गई। गुस्से में आशी ने मैक्स की तरफ देखा और दहाड़ते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे किसी भी कीमत पर मेरी बहन चाहिए। मैक्स, चाहे कुछ भी करना पड़े, नताशा को ढूंढो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैक्स नहीं घबराते हुए कहा, क्वीन, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें कुछ ना हो। लेकिन आशे ने गुस्से से उसकी बात काटते हुए कहा, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, समझे तुम? अगर मेरी नताशा को कुछ हुआ तो तुम लोग अपनी मौत के लिए तैयार रहना। अभी जाओ यहाँ से। आशी की इस दहाड़ से सभी लोग हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही प्यारी और मासूम आशी है। आज उसकी आवाज में एक शेरनी की गूंज थी। मैक्स बिना देर किए तुरंत अपने वॉकी टॉकी पर अपने लोगों को निर्देश देने लगा और तेज कदमों से वहां से निकल गया। आशी ने अथर्व को संभालते हुए कहा, भाई आप चिंता मत कीजिए, हमारी नताशा को कुछ नहीं होगा। साइको है ना, वह मेरी नताशा को ढूंढ निकालेगा। फिर उसने समर की ओर देखा और कहा, समर, तुम भाई का ख्याल रखो, मैं बाहर जाकर सिचुएशन संभालती हूँ। आशी वहां से जाने लगी, लेकिन तभी अथर्व रोते हुए खड़ा हुआ और बोला, रुको आशी, मैं भी चलूंगा। मैं अपनी नक्टू को मुसीबत में नहीं देख सकता। समर ने भी आगे बढ़कर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आशी ने बिना कोई बहस किए सहमति दे दी और सभी लोग वहां से निकल पड़े। इधर राहुल ने ऐना की तरफ देखते हुए कहा, ऐना, मैं भी जा रहा हूँ, तुम यहाँ रहकर निक और गौरी का ख्याल रखना। घबराई हुई ऐना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई सूचना मिले मुझे तुरंत बताना। ओ गॉड, हमारी नताशा ठीक हो, बेचारी बच्ची, पता नहीं उसकी जिंदगी में और कितने आंसू बचे हैं। धीरे धीरे सभी वहां से चले गए, लेकिन रॉकी अभी भी सोफे पर ठगा सा बैठा हुआ था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नताशा इस वक्त खतरे में है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। ऐना ने एक नजर रॉकी की तरफ डाली और गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, वह तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही है। दुआ करो भगवान से कि वह मर जाए, ताकि तुम्हें उससे पूरी तरह आजादी मिल सके और उसे भी तुम्हारे प्यार के नाम पर मिले दर्द से। फिर ऐना ने एक दर्द भरे स्वर में कहा, पता नहीं कोई इंसान इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है, जिसे तुम जैसे पत्थर से प्यार हुआ। छी, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए ऐना गुस्से से निक की व्हील चेयर को धक्का देकर वहां से चली गई। गौरी अब तक हॉल में खड़ी थी। उसकी आंखों में भी नताशा के लिए आंसू थे। उसने रॉकी के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे धीरे उसके पास जाकर कहा, रॉकी भाई, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं एक अनाथ हूँ, शायद इसलिए प्यार की कीमत को समझ सकती हूँ। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें प्यार नसीब होता है, और उनसे भी ज्यादा खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें सच्चा प्यार नसीब होता है। आप खुशकिस्मत तो बहुत हैं, क्योंकि आपको नताशा दीदी जैसी प्यार करने वाली मिली, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आपसे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है, क्योंकि आप अपने इस प्यार की कदर नहीं कर रहे। गौरी की आवाज में दर्द था। मुझे कहने का तो हक नहीं है, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, किसी के प्यार का इतना मजाक मत उड़ाओ कि एक दिन उसकी नजर में आपकी फीलिंग्स भी मजाक बन जाए। मुझे नहीं पता आपके दिल में सचमुच नताशा दीदी के लिए फीलिंग्स है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। लेकिन एक बात कहूँ भाई, प्लीज बुरा मत मानना,
एक दिन ऐसा आएगा जब आप नताशा दीदी की फीलिंग्स को समझोगे। उस दिन आपको अपनी गलती का पछतावा होगा कि आपने क्या खो दिया। गौरी की आंखों में आंसू छलक आए और फिर एक वक्त आएगा जब आप उनके लिए बहुत रोएंगे, लेकिन उस दिन आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अभी भी वक्त है, कद्र करो उस प्यार की जो इस वक्त आपके लिए तड़फ रहा है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन उसके पास कोई और हो जिसे वह अपना कहे, लेकिन आपके पास कोई ना हो जिसे आप अपना कह सको। गौरी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि नताशा दीदी आपको हमेशा के लिए भूल जाएं, लेकिन आप उन्हें कभी ना भूल पाए और शायद यही आपकी सजा होगी। मैंने आपके जैसा पत्थर आज तक नहीं देखा भाई। यह कहते हुए गौरी रोते हुए वहां से चली गई और उसकी बातों ने रॉकी को स्तंभ कर दिया। रॉकी गौरी के जाते ही उसकी बातें रॉकी के कानों में घूमने लगी। उन शब्दों ने रॉकी के दिल में गहरा दर्द भर दिया था। उसकी आंखें नम हो गई। रॉकी बुदबुदाने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नताशा को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। नताशा, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। यह कहते हुए रॉकी अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेज कदमों के से वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ इमरजेंसी मैसेज मिलते ही राका और क्रिश जंगल के उस इलाके में पहुंच चुके थे जहां नताशा को आखिरी बार देखा गया था। मैक्स ने अपने सभी बॉडीगार्ड को पूरी तैयारी के साथ नताशा की तलाश में जंगल के अंदर भेज दिया था। हर किसी के पास वॉकी टॉकी था। शाम होने को थी और रात के घने अंधेरे का डर सबके मन में था। कुछ दिन पहले हुई बारिश के कारण जंगल में काफी फिसलन हो गई थी। ठंड बढ़ रही थी और घना जंगल होने के कारण अंधेरे में देखना लगभग नामुमकिन था। सभी को डर था कि जंगली जानवरों का खतरा भी बड़ा हो सकता है। शाम के लगभग 5 बज चुके थे। स्थिति बेहद गंभीर थी। क्रिश ने नताशा की तलाश तेज करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर और ड्रोन जंगल के चारों ओर फैला दिए थे। क्रिश अब मैक्स के साथ जंगल में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। राका को उन्होंने बाहर जानकारी इकट्ठा करने और जीपीएस ट्रैकर की मदद से मार्गदर्शन देने के लिए रखा था, ताकि वह कंप्यूटर के जरिए टीम को अपडेट कर सके। क्रिश अपनी पीठ पर एक बैग पैक लिए हुए था। उसने जंगल के लिए उपयुक्त ब्लैक लेदर बूट्स पहने थे, जिनके सोल लोहे के बने हुए थे, ताकि जहरीले सांपों और अन्य खतरनाक जानवरों से बचा जा सके। उसने जीन्स और फुल शर्ट के ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हुई थी। जैकेट की अलग अलग चीजों में उसने गन और खंजर रखे थे। जंगल में जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तभी आशी रोते हुए दौड़कर क्रिश के सीने से लग गई। वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, साइको प्लीज, नताशा को बचा लो। आशी को इस तरह टूट कर रोते हुए देखकर क्रिश का चेहरा सख्त हो गया। उसने आशी को कसकर गले लगाते हुए उसकी पीठ सहलाई और कहा, रोना बंद करो फायरफ्लाई, नताशा को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन अब तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम। क्रिश की बात सुनकर आशी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, साइको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आशी की बात सुनते ही क्रिश का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने अपनी नीली आंखों से उसे घूरते हुए कहा, फायरफ्लाई, यह जंगल है, कोई गार्डन नहीं जहां तुम मेरे साथ घूमने जाओगी। वहां जाना बेहद खतरनाक है और इसलिए तुम नहीं जा सकती। खबरदार, अगर दोबारा यह बात कही तो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? आशी ने रोते हुए क्रिश के गले से लगते हुए सिर हिलाकर हामी भरी। क्रिश ने उसके आंसू पोंछते हुए
उसके होठों पर हल्का सा किस किया और कहा, अब अपने आंसू पोंछ लो। मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है और याद रखना, एक दिन मैं तुम्हें इन आंसुओं के लिए सख्त सजा दूंगा। फायरफ्लाई, तुम्हारे यह आंसू मेरे गुस्से को बढ़ाते हैं। कहते हुए कृष की आवाज में एक गुस्सा था जिसे सुनकर आशी खुद को खामोश करने की कोशिश करने लगी। कृष की आवाज और उसके चेहरे के खतरनाक एक्सप्रेशन देखकर कहीं न कहीं आशी को घबराहट भी हो रही थी। कृष ने आशी को अपनी बाहों से आजाद किया और जाने से पहले पलटकर एक नजर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हिम्मत रखो फायरफ्लाई, उसे कुछ नहीं होगा। कृष के इस भरोसे भरे शब्दों पर आशी ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसके दिल में घबराहट अभी भी थी। कृष जैसे ही वहां से जाने को हुआ, तभी अथर्व और समर अपने बैग पैक के साथ तैयार हो गए और उसके सामने आकर रुक गए। उन्हें देखकर कृष के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि उसे कहीं न कहीं अंदाजा था कि समर और अथर्व नताशा को खोजने के लिए जरूर आएंगे। कृष ने अपनी भौहें उचकाई और उन्हें देखा। अथर्व ने गंभीरता से कहा, उसका भाई अभी जिंदा है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। समर ने भी अथर्व की बात का समर्थन करते हुए कहा, और उसका दोस्त भी। मैं नताशा को खतरे में नहीं देख सकता, इसलिए हम भी साथ चलेंगे। कृष ने यह सुनने के बाद कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने राका के हाथ से 2 वॉकी टॉकी लिए और उछालकर उनकी तरफ फेंक दिए, जिन्हें अथर्व और समर ने तुरंत कैच कर लिया। इसके बाद कृष ने अपनी ठंडी और गंभीर आवाज में कहा, जल्दी चलो, अंधेरा होने वाला है, हमें अलग अलग दिशाओं में जाना होगा। याद रखना, अपने अपने हथियार और जीपीएस चालू रखना और कोशिश करना कि जंगल में कम से कम लाइट का इस्तेमाल करो, ताकि जंगली जानवर आकर्षित न हो। बारिश की वजह से रास्ते खराब हैं, इसलिए सतर्क रहना। अब जल्दी करो। इतना कहकर कृष मैक्स के साथ सभी को जीपीएस और वॉकी टॉकी बांटे और जंगल में आगे बढ़ गया। कई सारे बॉडीगार्ड पहले ही जंगल में जाकर नताशा को ढूंढ रहे थे। कृष ने अथर्व और समर को इसलिए नहीं रोका क्योंकि ज्यादा लोग होंगे से नताशा को ढूंढना आसान हो जाएगा। राका भी तुरंत अपने हेडक्वार्टर में जाकर सभी हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से जंगली इलाके को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका भी ज्यादा फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि यह बात सबको पता थी कि थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद ड्रोन और हेलीकॉप्टर जंगल को तहकीकात नहीं कर पाएंगे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ी ही देर में 6 बज चुके थे और जंगल में अंधेरा हो चुका था। अब हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था, इसलिए उन सब को वापस बुला लिया गया था और अब सब कुछ जंगल में गए हुए सिक्योरिटी गार्ड और कृष की टीम पर था। प्रॉब्लम यह थी कि जंगल बहुत बड़ा था और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि नताशा किस तरफ गई है, और नताशा के बदकिस्मती की उसने गले में पहना हुआ जीपीएस ट्रैकर पेंडेंट भी काम नहीं कर रहा था। अब बाहर खड़े सभी लोग मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि नताशा जहां भी हो सुरक्षित हो। वहीं दूसरी तरफ नताशा जंगल में आ तो गई थी, लेकिन वह अब रास्ता भटक चुकी थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वह इस वक्त कहाँ है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट कर रो रही थी। अंधेरे के कारण अब वह आगे जाने का फैसला भी छोड़ देती है। इस वक्त वह इतनी टूटी हुई थी कि उसे सही और गलत समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग तो जैसे काम करना बंद ही कर चुका था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ रॉकी का धोखा नजर आ रहा था, जिसे याद करते हुए उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। अब नताशा रोती और
चिल्लाते हुए अपने बालों को नोचते हुए बोली, आई हेट यू रॉकी, आई हेट यू। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझे बहुत दर्द दिया है। काश मैं यहाँ इसी वक्त मर जाऊं। मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। काश मैं इस दिल को अपने सीने से निकाल कर फेंक सकती। यह दिल ही है जो मुझे चैन से जीने नहीं देता। क्यों, आखिर क्यों मैंने तुमसे इतना प्यार किया। काश तुम भी मेरी जिंदगी में आए ही ना होते। आई हेट यू रॉकी, आई हेट यू। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। कहते हुए नताशा पेड़ के नीचे बैठकर ही तड़प तड़प कर रो रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार रॉकी और एलिना की किस का सीन चल रहा था, जो उसे बहुत दर्द और तकलीफ महसूस करा रहा था। इधर दूसरी तरफ क्रिश और उसकी टीम लगातार नताशा को कई घंटे से ढूंढ रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। फाइनली रात लगभग 10 बजे जंगल में अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। इसलिए क्रिश अपने लोगों की सिक्योरिटी को लेकर फैसला लेते हुए उन्हें ऑर्डर दिया कि वह लोग फिलहाल के लिए जहां हैं वहीं रुक जाएं। अब नताशा की तलाश सुबह होगी। और यह सुनते ही अथर्व और समर दोनों हैरान रह गए। अब वह क्रिश, जो कि इस वक्त उन लोगों से वॉकी टॉकी से कनेक्ट था और उन लोगों से काफी दूरी पर था, हैरानी से वॉकी टॉकी के जरिए क्रिश से बोले, क्रिश तुम यह क्या कह रहे हो। तुम इस तरह सर्च टीम को नहीं रोक सकते। सुबह होने में काफी वक्त है और नताशा के लिए हर एक मिनट कीमती है। उसके पास जंगल में सरवाइव करने के लिए कोई भी चीज नहीं है। प्लीज ऐसा मत करो। अब अथर्व और समर की बात सुनकर क्रिश हमेशा की तरह अपने कोल्ड वॉइस में उन दोनों को कमान देते हुए बोला, पागल मत बनो। मैं जानता हूँ नताशा के लिए हर एक मिनट कीमती है, लेकिन मैं अपने लोगों को भी खतरे में नहीं डाल सकता। रात का यह वक्त जहां जंगली जानवरों के साथ साथ रास्ते भी खराब हैं, बारिश के कारण हद से ज्यादा फिसलन है। सिर्फ एक इंसान के लिए मैं अपने सभी लोगों को मौत के मुंह में नहीं डाल सकता। और रही बात नताशा की, तो उसे ढूंढने के लिए हम चारों काफी हैं। मैंने रुकने के लिए सिर्फ टीम को कहा है, तुम लोगों को नहीं। हम लोग अभी भी उसे सर्च करेंगे। यह जंगल बहुत खतरनाक है और तुम लोगों के लिए अनजान है, इसलिए हम लोगों को अब टीम में बंटकर सर्च करना होगा। तुम और समर एक साथ इस दिशा में जाओ और मैं वेस्ट में जा रहा हूँ। मैक्स तुम नॉर्थ में जाओ और साउथ को सर्च हम लोग कल सुबह करेंगे। आई होप कि हमें नताशा जल्दी ही मिल जाए। और अब क्रिश का पॉइंट ऑफ व्यू समझकर अथर्व और समर हाँ में सिर हिलाते हैं, क्योंकि यह बात तो उन दोनों को भी पता है कि टीम का अंदर जाना ज्यादा से ज्यादा जानवरों में हलचल पैदा कर सकता है और सिर्फ एक नताशा के लिए सभी लोगों को खतरे में डालना शायद समझदारी नहीं होगी। वैसे भी नताशा उनकी जिम्मेदारी है। अथर्व और समर एक साथ ईस्ट दिशा की तरफ निकल गए। क्रिश भी पूरी तैयारी के साथ वेस्ट दिशा की तरफ और मैक्स नॉर्थ की तरफ निकल गया। फिलहाल साउथ में जाने के लिए उनकी टीम नहीं थी और इसलिए उन लोगों को यह दिशा स्किप करनी पड़ी। अब सभी यही प्रार्थना कर रहे थे कि नताशा उन लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। इधर दूसरी तरफ जंगल में पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और नताशा डरते हुए एक पेड़ के नीचे बैठी थी, क्योंकि इतनी देर तक अपने गुस्से और तकलीफ में उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वह कहां तक आ चुकी है। लेकिन अब अंधेरा होते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसे काफी घबराहट हो रही थी, क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों का शोर और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा, जहां पेड़ भी खतरनाक और डरावने लग रहे थे। हालांकि पूर्णमासी का चांद था, लेकिन चांद की हल्की हल्की रोशनी
पेड़ों से चलते हुए नीचे तक आ रही थी। जंगल इतना गहरा था कि पूर्णमासी के चांद की रोशनी भी जंगल में कुछ ज्यादा रोशनी नहीं कर पा रही थी। यहाँ सिर्फ इतनी ही रोशनी थी कि नताशा अपना हाल देख सके। इसके अलावा उसे अपने आसपास सिर्फ अंधेरा और डर नजर आ रहा था। अब नताशा रो रही थी, वह घबरा रही थी। इसके बावजूद वह रोते हुए रॉकी को याद करते हुए सिर्फ एक ही शब्द कह रही थी कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। अब नताशा को अपने मम्मी पापा की याद आने लगी, अथर्व की याद आने लगी, क्योंकि उन लोगों ने उसे हमेशा प्यार किया था। एक राजकुमारी की तरह अथर्व भले ही उससे लड़ाई करता था, पर यह बात तो वह भी जानती थी कि उसके भाई से ज्यादा प्यार उसे कोई नहीं करता। अब जंगल में उसे ठंड भी लगने लगी थी, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा खास कपड़े नहीं पहने थे। इस वक्त उसने एक जीन्स और टॉप पहन रखा था। यह टॉप भी हल्का हाफ शोल्डर था। जंगल का ठंडा मौसम और ठंडी हवाएं अब नताशा को ठंड से कांपने के लिए मजबूर कर रही थी। वह अपने दोनों शोल्डर को अपने हाथों में भरते हुए अपने आप को ही हग करते हुए ठंड से कांप रही थी। इसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह काफी देर तक यूं ही अपने दर्द और डर से लड़ रही थी। लेकिन तभी अचानक ही उसे क्रिश के द्वारा दी गई ट्रेनिंग याद आई, जो उन्हें जंगल में भी सरवाइव करने के लिए या किसी भी मुश्किल परिस्थिति में डटकर खड़ा रहने के लिए तैयार करता था। और इन चीजों को याद करते हुए नताशा किसी तरह हिम्मत करते हुए अपने आप से बोली, नहीं, मैंने यह गलती की है। मुझे रॉकी से कभी प्यार नहीं करना चाहिए था। वह मेरे प्यार के लायक नहीं है और सिर्फ रॉकी के लिए मैं आज अपने भाई और अपने परिवार को तकलीफ नहीं दे सकती। मुझे यहाँ से निकलने की कोशिश करनी होगी। इस तरह हाथ पर हाथ धरे मैं नहीं बैठ सकती। मेरे भाई मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। हाँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। जिस इंसान के दिल में मेरी कोई जगह नहीं, उस इंसान के लिए मेरे दिल में भी कोई जगह नहीं। रॉकी, तुम्हें मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मेरी फीलिंग कभी नजर नहीं आई तो ठीक है। आज से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं भूल जाऊंगी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए। कहते हुए नताशा जोर जोर से रोने लगी और अब वह यूं ही रोते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। वह अंधेरे में ही धीमे कदमों के साथ इधर उधर घूमते हुए कुछ लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रही थी, ताकि वह कम से कम आग जला सके। वहां पर बेचारी को अंधेरे में कुछ ही नजर नहीं आ रहा था। नताशा सिर्फ अंदाजा लगाकर लकड़ी ढूंढने की कोशिश कर रही, क्योंकि 2 दिन पहले आए हुए तूफान के कारण पेड़ की कई सारी टहनियां टूटकर नीचे गिरी हुई थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि बारिश के कारण वह लकड़ियां भीगी थीं, जिनका जलना लगभग नामुमकिन था। और फिलहाल नताशा के पास जलाने के लिए आग या फिर कोई दूसरा लाइटर भी नहीं था। अब नताशा को एहसास हो चुका था कि वह आग नहीं जला सकती। जंगल में उसे जंगली जानवरों की आवाज और हलचल महसूस हो रही थी। इसीलिए अब अपनी जान बचाने के लिए नताशा पेड़ पर चढ़कर बैठने का फैसला किया, क्योंकि पेड़ पर रहना शायद उसके लिए कम खतरनाक होगा। अब नताशा किसी तरह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसने इस वक्त स्नीकर पहन रखे थे। नताशा अभी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और तभी वह अचानक ही गिर गई। और गिरने के कारण उसे अपने कोहनी और हाथों से के साथ साथ घुटनों पर भी काफी चोट लग गई, जिसके कारण नताशा की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक बार फिर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। लेकिन अचानक ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि अचानक ही वह अपने सामने एक काफी खतरनाक जंगली भेड़िया देख रही थी। वह भेड़िया
उससे कुछ ही सेकंड की दूर घूरते हुए नताशा को ही देख रहा था और अपने सामने जंगली भेड़िया देखने के बाद तो नताशा की तो सांस ही अटक गई। अब नताशा डर का घूंट पीते हुए उस भेड़िए की आंखों में आंखें डाल धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी। अब नताशा को कहीं न कहीं अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। नताशा हल्के हल्के अपने कदम पीछे ले रही थी और भेड़िया अपनी पोजीशन बना रहा था। इससे पहले कि नताशा वहां से भाग पाती, अचानक ही भेड़िए ने उसके ऊपर जंप लगा दिया। लेकिन नताशा ने तुरंत ही फास्ट मूव दिखाते हुए करवट बदलते हुए अपनी पोजीशन चेंज कर ली और इस कारण नताशा जमीन पर गिर गई थी। लेकिन इसके बावजूद उसने जल्दी ही खुद को संभाला और अपनी जगह से खड़ी होकर वह जंगल में दौड़ना शुरू कर चुकी थी। भेड़िया का फास्ट अटैक तो मिस हो गया, लेकिन अब वह नताशा के पीछे काफी स्पीड के साथ दौड़ गया। अब नताशा जंगल में भागते हुए अपने परिवार, अपने भाई और भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि अब उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है बिना सोचे समझे यूं ही अपना कदम उठाकर। नताशा भागते हुए काफी जगह गिर रही थी। अंधेरे में उसे कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। वह कभी किसी पेड़ से टकराई तो कभी पैर फिसल जाने के कारण नीचे गिर जाती। उसे अब यह भी डर था, जंगल में भागने के कारण जो हलचल हो रही है, कहीं दूसरा जानवर उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। लेकिन नताशा को यह भी पता था कि फिलहाल के लिए यह भेड़िया ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। नताशा अपनी तरफ से पूरी जान लगाकर दौड़ रही थी और भेड़िया, जो कि जंगल में रहने का आदी था, वह भी नताशा को काफी दूर तक भगाकर लेकर आया और अचानक ही एक जगह जाकर नताशा ने देखा कि भेड़िया अब उसके पीछे नहीं बल्कि उसके आगे है और उसे आगे से घेर चुका है। और यह देखकर नताशा की आंखें डर और घबराहट से बाहर आ गईं। अब उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अचानक ही भेड़िया को अपने सामने देखकर नताशा का गला सूखने लगा। अब वह जैसे ही कुछ सोच पाती, अचानक ही भेड़िए ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और नताशा के मुंह से एक चीख निकली, नहीं नहीं, आ। तो दोस्तों, क्या नताशा खुद को बचा पाएगी या कोई और आएगा उसकी जान बचाने के लिए? आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।